और शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। न्यूज 18 ने पहली बार हिंदुस्तानी फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी की लाश की तस्वीर और एक्सरे के साथ एक मेडिकल रिपोर्ट तक रसाई हासिल की है, जो इस बात की तस्दीक करती है कि इसे वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया और इसके वहशियाना कत्ल के बाद भी उनके जिस्म को न सिर्फ घसीटा गया बल्कि इसे भारी गाड़ी से कुचला भी गया। रिपोर्ट के मुताबिक दानिश के जिस्म पे 12 गोलियां मारी गई। तमाम गोलियां जिस्म के सामने और पिछले हिस्से में मारी गईं। दानिश के जिस्म पर खींचने के निशानात थे, जो इस बात को साबित करते हैं कि उनकी लाश को कत्ल के बाद घसीटा गया था और दानिश का सर और सीना कई बार एक भारी गाड़ी से कुचला गया। आगे बढ़ेंगे। मुल्क भर में 19 अगस्त को मुहर्रम का एहतमाम किया जाएगा। कोरोना इन्फेक्शन के पेश नजर हुकूमत की तरफ से यूपी में मुहर्रम के लिए हिदायत जारी की गई हैं। यूपी में कोरोना इन्फेक्शन के खतरे के पेश नजर इस साल मुहर्रम में ताजिया और जुलूस नहीं निकाला जाएगा। अब हुकूमत की तरफ से जारी सर्कुलर पर एक तनाजा खड़ा हो गया है। शिया आलिम दीन कल्ब जवाद का इल्जाम है कि महकमा पुलिस ने सर्कुलर में नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया है। इसके साथ सीनियर शिया आलिम दीन मौलाना कल्ब जवाद ने यूपी की मुहर्रम कमेटियों को किसी भी पुलिस मीटिंग में शिरकत न करने का हुक्म जारी किया है। इनका मुतालबा है कि पहले डीजीपी को अपना बयान वापस लेना होगा, इसके बाद ही किसी भी किस्म की बातचीत मुमकिन होगी। मौलाना कल्ब जवाद ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि मुहर्रम के बारे में गैर मुहज़्ज़ब बयान डीजीपी का नहीं बल्कि अबू बकर बगदादी या उसामा बिन लादेन का है। वाज़ेह है कि तमाम शिया उलमा ने यूपी डीजीपी के जरिए जारी करदा सर्कुलर को वापस लेने और मसवदा बनाने वाले मुलाजमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। इसमें मुहर्रम जो हमारा पाक व मुकद्दस जो महीना है और जिसमें इंतहाई मुकद्दस और पाकीज़ा प्रोग्राम होते हैं और इंतहाई पुरअमन प्रोग्राम होते हैं, उसके लिए बहुत ही गलत लफ्ज़ें इस्तेमाल की गई हैं इसमें और उसको बहुत ज़्यादा उसका इमेज ख़राब करने की कोशिश की गई है। और ऐसा लगता है कि इन्हें हमारे डीजीपी साहब ने मुहर्रम की जो रूह है और उसकी जो स्पिरिट है उसको समझे बगैर ये बयान जारी कर दिया है और उसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा कहा कि वहाँ हुड़दंग होता है और बदतमीजियाँ होती है, ये होता है, जबकि वो शौक का त्यौहार है। ये वो त्यौहार नहीं है जिसमें भंग पी के कोई भंगड़े नाच रहे हो या शराब पी के कोई नाच रहा हो। ये वो त्यौहार नहीं है, ये सिर्फ शौक का त्यौहार है। इमाम हुसैन की शहादत का शौक मनाया जाता है। इसमें कोई हुड़दंग नहीं होता, किसी किस्म कोई बदतमीजी नहीं होती है, बल्कि इंतहाई पुरअमन तरीके से मुसलमान जो है शिया सुन्नी दोनों ये इस प्रोग्राम को मनाते हैं और इमाम हुसैन का वो गम मनाते हैं। ये बहुत ही गलत बयान डीजीपी साहब की तरफ से दिया गया। ये ऐसा लगता है कि यूपी के डीजीपी ने बयान नहीं दिया है, बल्कि ये लगता है कि अबू बकर बगदादी ने बयान दिया है। ये लगता है कि किसी बिन लादेन ने बयान दिया है ये कि जो शियों के अगेंस्ट है, बिल्कुल शियों के बिल्कुल खिलाफ बयान दिया गया है और इससे बहुत बड़ा भरम पैदा हो जाएगा और जो है इमेज जो है वो मुहर्रम के प्रोग्राम जो है वो खराब होगी और इससे शिया सुन्नी पूरे यूपी में शिया सुन्नी तनाव पैदा हो गया है। तो उत्तर प्रदेश में मुहर्रम को लेकर डीजीपी मुकुल गोयल के सर्कुलर मामले में डीजीपी ने वजाहत करते हुए कहा कि कोविड प्रोटोकॉल के तहत मुहर्रम के जुलूस पर रोक लगाई गई है। यह किसी भी मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है। इससे पहले भी मुहर्रम पर सर्कुलर जारी किया गया था, यह कोई नया नहीं है। डीजीपी मुकुल गोयल ने कहा कि यह सिर्फ कानून और नज्म नस्क को दुरुस्त करने के लिए सर्कुलर जारी किया गया है। इसके अलावा किसी के जज्बात को ठेस पहुंचाना इसे मकसद नहीं है। आगे बढ़ेंगे। दिल्ली पुलिस ने सागर धनखड़ कत्ल मामले में सुशील कुमार और दीगर के खिलाफ दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। इस मामले में सुशील कुमार समेत 20 लोगों को मुलजिम बनाया गया है। 15 को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि 5 अफराद फरार हैं। पुलिस की तरफ से 50 अफराद को गवाह बनाया गया है। खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां से स्कूल शुरू हो गए हैं। कोरोना वबा के चलते स्कूल के टाइम टेबल में कई बदलाव किए गए हैं। किसी भी स्कूल में प्रेयर नहीं होगी। इसके अलावा एक सबसे बड़ा बदलाव यह है कि तलबा रोटेशन में स्कूल आएंगे। आज हम लोग बहुत दिन बाद स्कूल आ रहे हैं तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है।
और ऑनलाइन क्लास पढ़ के बहुत बोर भी हो गए थे और फ्रेंड से भी मिलने को मिल रहा है। बहुत एक्साइटेड है हम लोग टीचर्स लोग से मिलने के लिए, सब न्यू फ्रेंड्स, न्यू टीचर्स, तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है हम लोग। तो उधर पंजाब में भी आज से तमाम क्लासेस के लिए स्कूल शुरू कर दिए गए। शनिचर को पंजाब के वजारत दाखिला ने इस ज़िम्न में एक नोटिफिकेशन जारी किया था। स्कूलों में कोरोना गाइडलाइंस की अमलावरी को यकीनी बनाने पर जोर दिया गया है। हाँ, हमने सिक्योरिटी मेजर जो भी हैं वो अपनाए हुए हैं। बच्चे को सैनिटाइज़र दिया हुआ है, मास्क दिया है, एंड क्लासेस में भी मैंने सुना है कुछ गैप्स रहेगा, सभी बच्चों को इकट्ठे नहीं बिठाएंगे। सेफ स्कूल भेजना, सेफ प्रॉपर सेफ तो नहीं कह सकते, बट फिर भी सिक्योरिटी मेजर के साथ सेफ रहेगा बच्चा। घर में बैठे बैठे भी जो ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू बच्चा इतना नहीं पढ़ पा रहा था, तो स्कूल आके बच्चा कुछ सीखेगा। स्कूल खुल गया, बहुत अच्छी बात है। स्कूल भी आना ज़रूरी था, पर इतने सालों के बाद आ रहे हैं ना। 1 साल हो गए स्कूलें बंद हो गए थे कोरोना महामारी के लिए। इसके लिए स्कूल खुल गए, बहुत बढ़िया बात है। बच्चों को शिक्षा मिलेगी और समझेंगे और खेल कूदेंगे, इसमें मन खुश होता है बच्चों का। फर्स्ट डे है, तो इसमें 1st to 10th में बच्चे जो है वो हमारे पास आए हैं और बच्चों में और बच्चों के पेरेंट्स में बहुत ही उत्साह पाया गया है। जैसे कि आपने भी देखा होगा कि सैनिटाइजेशन है पूरा स्कूल का करवाया, फिर उसके बाद हर बच्चे को जो है हाथ वगैरह उनको सैनिटाइज करने के बाद ही एंटर होने दिया। थर्मामीटर से हमारा नॉन टच है, जिससे हम लोग उनका थर्मामीटर टेम्परेचर चेक किया जा रहा है। तो वहीं पंजाब और छत्तीसगढ़ के बाद अब उत्तर प्रदेश ने भी स्कूल खोलने का फैसला किया है। यूपी में 16 अगस्त से स्कूल खोले जाएंगे। 1 सितंबर से कॉलेजों में तालीमी सिलसिला शुरू कर दिया जाएगा। 5 अगस्त से एंट्रेंस से जुड़ी कार्रवाइयां शुरू हो जाएंगी। स्कूलों में कोविड गाइडलाइंस पर अमल को यकीनी बनाने पर जोर दिया गया है, जिसके तहत सैनिटाइजर, इंफ्रारेड थर्मामीटर, मास्क वगैरह के इस्तेमाल को यकीनी बनाने की हिदायत दी गई है। पीवी सिंधु को ब्रॉन्ज मेडल मिला है। पीवी सिंधु की इस कामयाबी पर 4 जानिब से मुबारकबादियों का सिलसिला जारी है। खुद पीवी सिंधु ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि ये उनके लिए सबसे खूबसूरत दिन है। properly because a lot of messages, a lot of compliments, so I kept telling thank you and still a lot more to go. I haven't actually replied to everyone, but I am doing it slowly. So but I'm very so happy, like I don't know what to do. No, that's fantastic, but tell me that evening before the final and that night before the final, how did you balance that yo-yo of emotions? Before the bronze medal fight, after the it was definitely a hard thing to do because the before day I lost in the semi-finals, so I was really very sad. I was upset. There were a lot of emotions whether I should be happy, whether I should be sad, because I'm getting another chance. I have to be happy about it. But when I lost the semi-finals, I was a bit sad because you would have gone to the finals. So it was both ways. But I had to actually keep my emotions with myself and just keep calm and just keep going. And also the next day, the semi-finals, losing semi-finals was in the evening. So the whole day I had to literally be like, okay, when will I play that treasure? That you won that medal for the country. And it's basically like it was definitely like a different level, I would say, because after losing the semi-finals and playing again, I mean it's a different level, and it is really tough because to come out and be much more stronger the next day is a bit tough. But I think I just thought that even bronze is a medal where it's a one-time opportunity, and I got a second chance. And my coach also just told me one thing, that there's a difference between bronze and the 4th medal. So I think that actually struck me, and I was like, yes, I need to do well and I will do my best, because we have worked so hard, like for so many years for this, and we've come so far. So it's time. I mean, the time has come and we have to prove ourselves. So I just went with that mindset. तो वहीं लोकसभा में भी पीवी सिंधु को उनकी कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की गई और उनके मुस्तकबिल के लिए दुआएं भेजी गई हैं। Members, on behalf of the whole house, on my own behalf, please, I congratulate Ms. P.V. Sindhu
for winning bronze medal in badminton women's singles event in Olympics Games being held in Tokyo, Japan. With her spectacular performance, Ms. Sindhu has scripted history by becoming the first Indian woman to win 2 Olympic medals, and that too in successive editions. This feat of Sindhu highlights the consistency at international levels that is expected of our sports persons in the international arena. Born in a family of sports persons, Ms. Sindhu took to badminton at a tender age of 12. She, along with her father, used to travel around 120 kilometers daily for training. Personally, known to me, I have been witness to her hard work, perseverance, and sheer dedication towards her passion. It is appropriate to take note of the role of Ms. Sindhu's parents and family in her spectacular rise and achievements in badminton that brought her laurels for our country. I wish Ms. P.V. Sindhu success in her future endeavors and hope that she will continue to bring many more laurels to the country. न्यूज 18 ने पहली बार हिंदुस्तानी फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी की लाश की तस्वीर और एक्सरे के साथ एक मेडिकल रिपोर्ट तक रसाई हासिल की है, जो इस बात की तस्दीक करती है कि इसे वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया और इसके वहशियाना कत्ल के बाद भी इसके जिस्म को न सिर्फ घसीटा गया बल्कि इसे भारी गाड़ी से कुचला गया। रिपोर्ट के मुताबिक दानिश के जिस्म पे 12 गोलियां मारी गईं। तमाम गोलियां जिस्म के सामने और पिछले हिस्से में मारी गईं। दानिश के जिस्म पर खींचने के निशानात थे, जो इस बात को साबित करते हैं कि उनके लाश को कत्ल के बाद घसीटा गया था और दानिश का सर और सीना कई बार एक भारी गाड़ी से कुचला गया। पार्लियामेंट के मानसून इजलास के दौरान अब तक दोनों ऐवानों में हंगामे जारी हैं। अपोजिशन और मरकजी हुकूमत कई मसलों पर इल्जाम तराशा कर रही है। अपोजिशन पेगासस जासूसी मामला, ज़राई क़वानीन की मनसूखी और दीगर मामलों पर घेरने की कोशिश कर रही है और मरकजी सरकार का इल्जाम है कि पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों को चलने नहीं दिया जा रहा है। फिलहाल करीब 10 दिन से रोजाना बहस शुरू होती है और दोनों ऐवानों की कार्रवाई मुलतवी कर दी जाती है। तो उधर मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि अपोजिशन पार्लियामेंट के सेशन को नहीं चलने दे रही है। पीएम मोदी की तरक्याती मिशन को आगे बढ़ाने के बजाय अपोजिशन दूसरे मुद्दों की तरफ मसाइल को डाइवर्ट कर रही है। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जब बात करते हैं सर, संसद का जो मानसून सत्र है वो नहीं चल पा रहा है सर, क्या कहेंगे सर? निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। विपक्ष जिस तरह से मुद्दों पर बातचीत करने के बजाय लगातार अवरोध पैदा करके, गतिरोध पैदा करके जनता और जिन लोगों ने उन्हें चुन करके भेजा है उन सब के विषयों को संसद में विचार हो, देश के सामने खड़ी समस्याओं और चुनौतियों पर हम किस तरह से पार पा सकें उसके ऊपर विचार हो। देश ने जो विकास की यात्रा माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरी की है, उस यात्रा को हम और अधिक प्रभावी कैसे बना सकते हैं, इन सब विषयों पर विचार हो। इसमें अवरोध मैं मानता हूं कि न केवल अलोकतांत्रिक है अपितु राष्ट्र के प्रति अक्षम्य अपराध भी है। सर, इसके साथ साथ ज़राई क़वानीन की मनसूखी के मुतालबे को लेकर एहतजाज जारी है। आज भी पार्लियामेंट के बाहर पंजाब के अरकान पार्लियामान ने एहतजाज किया और अरकान पार्लियामेंट को गेहूं की बालियां दी। हरसिमरत कौर ने कहा कि ये गेहूं की बालियां इसलिए दी जा रही हैं ताकि लोगों को किसानों का दर्द समझ में आए और किसानों के मसाइल को समझें। देखिए, ये बालियां दिखा के हम किसानों की याद इधर जाने वाले हर एक मंत्री को दिलाना चाहते हैं कि जिनका काम है खेत में इस अन्न को उगा के, आज सुबह आप नाश्ता करके आए हैं, आपका सारा परिवार इस पे पल रहा है, आज वो सड़कों पे बैठा हुआ है, 1 साल हो गया है, 500 मर चुके हैं। आपके ये काले कानून रद्द कराने के लिए, जे ये अन्न है तो हिंदुस्तान जिंदा है, आपके काले कानून जो किसी किसान का भविष्य रद्द कर रहे हैं तो वो कानून रद्द करने चाहिए कि ये किसान की अन्न तो खा सकते हैं जिंदा रहने के लिए, लेकिन ये बालियां का भी अपमान कर रहे हैं। कई मंत्री हैं जो इतने डरे हुए हैं कि अन्न को भी हाथ लगाने से डर रहे हैं। असलियत ये है, आजादी के बाद से और 1952 से पहले चुनाव के बाद ये किसान जो देश को अन्न खिलाता है, जो खाना खिलाता है, उस अन्नदाता को साथ कांग्रेस भी खिलवाड़ करती आई और अब आकर के इस बदले हुए भारत में कुछ उम्मीद जगी है और कुछ बदलाव भी अच्छे हुए हैं।
लेकिन ये सरकार भी कांग्रेस के रास्ते पे ही चलती नजर आ रही है। इसीलिए मंत्री जो निकले हुए जा रहे हैं वो इनको पकड़ नहीं रहे हैं कि अगर उनको ले लेंगे तो उन्हें डर है कहीं कुछ दिक्कत ना हो जाए। दिल्ली में बारिश और यमुना नदी से मुंसलिक डैम से पानी छोड़े जाने के बाद यमुना के सतह में इजाफा देखा जा रहा है। रोजाना यमुना नदी का पानी कई इंच तक बढ़ रहा है, जिसकी वजह से सतही इलाकों में रहने वाले लोगों को काफी दिक्कतें पेश आ रही हैं। बड़ी तादाद में लोगों को दूसरी जगह मुंतकिल किया गया था, लेकिन बारिश और आंधी की वजह से लोगों को वहां भी राहत नसीब नहीं हो सकी। दिल्ली इंतजामिया कोशिशों में मसरूफ है। सर मेरा कहना यह है कि ये एक्चुअल बात है कि यहाँ पे पानी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, खतरे के निशान से पानी ऊपर पहुँच चुका है। आप देख लो वो वहाँ पे जमुना का पुल पड़ता है, लोहे का पुल जिसे कहते हैं, ये भी आने जाने वाले पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया। पानी इतना ज़्यादा बढ़ गया, पहले इस घास से पीछे पानी हुआ करता था, अब घास से आगे तक पानी आ चुका, आपके सामने है। और यहाँ पे जितने भी रैन बसेरे वाले लोग हैं, जो भी यहाँ पे जिनकी खेती है, जिनका यहाँ पे घर है, जो ये नर्सरी की देखभाल करते हैं, जमुना के किनारे रहते हैं, उन सबको यहाँ से शिफ्ट करके रोड के किनारे शिफ्ट कर दिया गया। का नुकसान आप साफ देख सकते हैं। यहाँ पे खेत यहाँ तक हुआ करते थे, यहाँ पे लोग आते थे अपना स्पोर्ट्स वगैरह के लिए, खेलने कूदने कुश्ती के लिए बच्चे आते हैं, वो भी अब आना बंद हो गया। उनका भी खेत देखिए आप, उसकी जो बाउंड्री है वो कितनी पीछे तक चली गई है, बहुत ज़्यादा पीछे हो गया। और सर मेरे यहाँ पे काफ़ी टाइम से आना जाना रहा है और मैं पास में ही रहता हूँ, घरों तक पानी पहुँच चुका सर, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। इसको देखते हुए अभी तो फिलहाल सरकार ने हमें रोड की साइड शिफ्ट कर दिया गया। तो सवेरे सामान ले गए थे अपना ऊपर, तो जो है ना क्या बोलते हैं, शाम को कह दिया गया कि जिसकी झुग्गी में पानी नहीं है वो अपना झुग्गी के अंदर सामान ले जाओ। अच्छा। और रात भर जो है ना बच्चे वहीं पड़े रहे और सवेरे बारिश चालू हो गई, वो टेंट वेंट जो है ना फट के सब नीचे गिर गया। फिर सवेरे सवेरे जो है ना गाड़ी करके हमें लेके आना पड़ा वहां से, बच्चे भीग रहे थे पानी में। तो टेंट में सामान ले गए, फिर टेंट में ले जाने के बाद में दिन भर तो वहां पर रहे, रात को रहे, सवेरे बारिश चालू हो गई, बारिश में बच्चे भीग रहे थे वहां पर। वहां से खबर आई, फिर उनको लेके आया मैं वहां से, क्योंकि हमारा कुछ सामान यहाँ पड़ा हुआ था, कुछ वहाँ पड़ा हुआ था। अंदर तक पानी आ गया, झोपड़ी तक। बाकी अभी जो बारिश हो रही है, बारिश की वजह से और ज़्यादा दिक्कत हो गई है। ऊपर भी गए थे, फिर ऊपर से फिर वापस आ गए। रात को टेंट वेंट भी उखड़ गए थे हवा की वजह से, हवा की और बारिश की वजह से शिफ्ट। लेकिन ऊपर भी रात को बारिश की हवा की वजह से टेंट उखड़ गए थे सारे, फिर सामान वापस नीचे लेके आना पड़ा। तो उधर हथनीकुंड बैराज से यमुना नदी में पानी छोड़े जाने के अंदेशे के मद्देनजर दिल्ली इंतजामिया की जानिब से कोशिशें जारी हैं। लोगों को अपने सामान बांधकर तैयार रहने की अपील की जा रही है। यमुना किनारे से हटकर लोगों को दूर रहने और ऊंची जगहों पर मुंतकिल होने की हिदायत दी गई है। के हथनीकुंड से पानी छोड़े जाने के बाद और मानसून की बारिश चलते दिल्ली में यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। और जिस तरीके से दिल्ली में लगातार बारिश हो रही है, दिल्ली के गांव से लेकर कॉलोनियों तक में रहने वाले लोग बारिश के पानी से परेशान हैं। और जो लोग निचले इलाके में रहते हैं, उन्हें सरकार की तरफ से अलर्ट दे दिया गया है कि दिल्ली में बाढ़ जैसी स्थिति बन रही है, तो वो लोग नीचे से ऊपर आ जाएं। तो आप देख सकते हैं कि जो लोग निचले इलाके में रहते हैं, उन लोगों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं रहने के लिए। और आप देख सकते हैं कि अस्थायी तौर पर वो अपने रहने की व्यवस्था यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से कहा गया है, पुलिस वाले इन लोगों को आकर कहकर गए हैं कि नीचे से आप लोग ऊपर आ जाएं, क्योंकि बाढ़ जैसी स्थिति बन रही है, लगातार पानी हो रहा है। तो जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, लोग अपने जरूरी कामों पर नहीं जा पा रहे हैं, अपने रहने की चिंता उन्हें सबसे ज्यादा यहाँ पर सता रही है। तो हम उन्हीं लोगों से बात करेंगे। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि लोग इंतजाम कर रहे हैं अपने रहने का, और कुछ लोग भी हैं जिनसे हम बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं। ये बताइए, हर साल ऐसे पानी भरता है? हाँ, ऐसे ही आता है पानी। बाढ़ आती है तो क्या करें, अपना यहीं पे आके बसेरा करते हैं। अच्छा। नीचे रहते हैं, नीचे रहने के बाद जो है सो अपना वो करते रहते हैं। तो इस बार पुलिस वाले आए थे आप लोगों को कहने, क्या कह के गए? पुलिस वाले आए थे तो वो कह रहे थे अपने नीचे से ऊपर कर लो। अच्छा। रहने का सुविधा। अच्छा। और फिर चले गए थे वो लोग। अच्छा, तो उन्होंने कहा फिर आप लोगों ने यहाँ इंतजाम शुरू कर दिया? यहाँ पे इंतजाम करा आपने। तो जब हर साल पानी भरता है तो सरकार की तरफ से कभी कोई मदद मिली? सरकार से आप लोगों ने कभी मदद की गुहार की? ना, कुछ भी ना मिला हमको। आप लोगों ने, अपने लोगों मांग की आप लोगों ने? हाँ, नेता लोग आते हैं तो नहीं कुछ किया। अच्छा। नेता लोग आते हैं, कहने लगते चलो सब हो जाएगा। अच्छा। होने के बाद कुछ नहीं होता। तो यहाँ पे इनका कहना है कि हर साल इसी तरीके की स्थिति रहती है, नेता आते हैं, कहते हैं कि चिंता की जरूरत नहीं है, लेकिन मानसून जाने के बाद जैसे बारिश चली जाती है वैसे ही नेता भी गायब हो जाते हैं। कुछ और भी लोगों से बात करेंगे। भैया बताइए, आप कितने साल से रह रहे हैं यहाँ पे?
अभी तो 1 साल हुआ हम लोगों को। अच्छा, तो पिछले साल भी इसी तरीके के हालात थे? हाँ हाँ, पिछले साल भी इसी तरह के हाल थे। पिछले साल ही पुलिस वाले आए थे, बोले थे ऊपर डाल लो, तुम्हें कोई होगी फायदा, कुछ मिलेगा सरकार की तरफ से। पिछले साल नहीं कुछ मिला है, अभी भी ऐसी कह के चले गए हैं, अभी भी कुछ नहीं मिला। बोल रहे यहाँ डाल लो, तो हम लोग यहाँ डालने लग गए। तो घरों में पानी भर जाता है? और का। आप बताइए, आप भी यहीं पे रहती है क्या? यहीं रहती हैं? तो आपने कर लिया इंतजाम ऊपर? कर रहे हैं हमारे ऊपर इंतजाम। अच्छा, तो हर साल ऐसी दिक्कत होती है? हर साल ऐसी दिक्कत होती है। बच्चा भी है छोटा, बारिश होती है तो फिर कैसे परेशानी, कितनी परेशानी होती है? इसीलिए बच्चे हैं छोटे छोटे, इसीलिए तो ऊपर इंतजाम कर रहे हैं। बाहर आगे कहीं सो रहे हैं, नहीं खबर आई, ध्यान नहीं रहा, से मामूर आएंगे, हमारे बच्चे भी साथ में चले गए पानी के। तो फिर बाढ़ आती है तब ऊपर आ गए हैं आप लोग, खाने पीने की व्यवस्था कैसे होती है? काम तो सारा इधर ही चला गया। अब चला गया, अब क्या करें? जब काम करेंगे जब खाएंगे, और नहीं काम करेंगे तो कहाँ से खाएंगे? सरकार ऐसे वो ऐसे कहती है और देती कुछ नहीं। देती कुछ नहीं। तो यहाँ पर जिस तरीके से जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है, लोग परेशान हैं कि सरकार की तरफ से अलर्ट तो जारी कर दिया गया कि निचले इलाकों से ऊपर आ जाए, लेकिन सवाल यह है कि अलर्ट के बाद इन लोगों के लिए किसी तरीके की मदद अभी तक सरकार की तरफ से मुहैया नहीं कराई गई है, जबकि हर बार मानसून में इसी तरीके की स्थिति देखने के लिए मिलती है। और आप खुद इस तस्वीरों को देखकर जायजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से इन लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, जो कि प्रतिदिन काम करके अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, लेकिन अब उनका जो सारा समय है अपने लिए रहने की व्यवस्था करने में ही यहाँ पर जा रहा है। तो ऐसे में बड़े सवाल खड़े होते हैं कि जो लोग यहाँ पर आकर इनसे वादे करते हैं, वो वादे आखिरकार कब पूरे होंगे। कैमरा पर्सन गौरव गिरी के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ियां पूरे मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासर अजला में गश्त कर रही हैं। वैक्सीन की अहमियत के हवाले से बेदारी लाने की हमारी कोशिशों को आपकी तायद की अशद जरूरत है। आइए एक नजर डालते हैं कि संजीवनी गाड़ियां किन इलाकों में हैं।